नमस्कार। आखिर बांग्लादेश क्यों चाहता है कि दक्षेस यानी सार्क को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जबकि यह संगठन 2014 से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। पिछले दिनों मस्कट में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मामलों के एडवाइजर तौकीद की मुलाकात हुई तो बांग्लादेश ने यह मुद्दा उठाया था। हालांकि जयशंकर ने बांग्लादेश को साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि यह संगठन क्यों बंद हुआ था, क्यों इसकी कार्रवाई रोकनी पड़ी थी, क्यों निलंबित करनी पड़ी थी, और आप अब उसका फिर से समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। इशारों इशारों में ये बात बांग्लादेश को कह दी गई थी। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर बांग्लादेश ऐसा क्यों चाहता है और ये सार्क आखिर फेल क्यों हुआ, कैसे इसमें पाकिस्तान ने गड़बड़ियां की थी। इस विषय पर हम एक गहन विश्लेषण करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया वो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम अंग्रेजी में सार्क बोलते हैं, इसका गठन 70 के दशक में इस पर चर्चा शुरू हुई थी। और जब बांग्लादेश का गठन हुआ था उसके बाद बांग्लादेश के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे जियाउर रहमान, उनका ये विचार था। उसके बाद धीरे धीरे सभी देशों ने इसे स्वीकार किया और इसको आकार लेते लेते एक दशक लग गया था। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी 1985 में हुई थी, ढाका में हुई थी। पहली बैठक 1985 में ढाका में हुई थी। उसके बाद हर साल इसकी एनुअल बैठक होनी थी। लेकिन इस जो संगठन में दक्षेस बनाया गया था, ये इस मकसद से बनाया गया था कि जो दक्षिण एशियाई देश हैं, इन देशों के जो आपसी मुद्दे हैं, उन आपसी मुद्दों का समाधान हो और जो साझा चिंताएं हैं उनको वो हल करें और उस पूरे रीजन में एक समृद्धि आए, एक शांति आए और एक जैसा सिस्टम बने और एक जैसी चीज़ें हों। ये मोटे तौर पर जैसे यूरोपीय यूनियन एक संगठन है, साउथ अफ्रीका यूनियन एक संगठन है, उसी प्रकार इसे विकसित करने की सोच थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसकी वजह रही पाकिस्तान। देखिए, इसमें 8 देश थे, जिसमें अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। जो सबसे बड़ी इस देश में, इस संगठन में समस्या पैदा हुई वो पाकिस्तान की वजह से हुई। भारत और पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय मामले थे, जो भारत और पाकिस्तान का जो बाउंड्री का विवाद था, कश्मीर का इशू था, और भारत में जो पाक प्रायोजित आतंकवाद था, इसके चलते इस संगठन में के कामकाज में बीच बीच में रुकावट आती रही। इस संगठन की जो आखिरी बैठक हुई थी वो 2014 नवंबर में हुई थी। वो काठमांडू में हुई थी, 18वीं बैठक थी। उसके बाद 2016 में एक बैठक पाकिस्तान में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के रवैये के चलते उस बैठक को निलंबित करना पड़ा और उसके बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। हाँ, 2020 में एक विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक नेपाल ने जरूर आयोजित की थी। उसके बाद जो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक थी वो नेपाल में 2014 में लास्ट बैठक थी। उसके बाद कोई बैठक इसकी नहीं हुई है। तो अब आप देखिए कि पिछले 30 सालों में आप अगर देखें तो पिछले 30 सालों में सिर्फ इसकी 18 बैठकें हुई। 11 साल ऐसे रहे जब इसकी बैठकें, एनुअल बैठकें, जो वार्षिक बैठक होती है राष्ट्राध्यक्षों की, वो स्थगित करनी पड़ी। और इसकी मुख्य वजह थी पाकिस्तान का आतंकवाद को बढ़ावा देना, और जो भी अच्छे सुझाव भारत इसमें रखता था पाकिस्तान उसमें अड़ंगा लगा देता था। पाकिस्तान उसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज करता था और वो काम नहीं हो पाता था। ये इसका सबसे बड़ा कारण रहा है। जैसे भारत ने, एक उदाहरण के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, भारत ने एक दक्षेस सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा था ताकि वो 7 देशों को, 8 देशों को कवर करे। इसमें प्रसारण, संचार, इससे जुड़ी हुई चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका भी विरोध कर दिया। तो पाकिस्तान को लगता था कि इससे कहीं हमारे मिलिट्री जो संस्थान हैं उन पर नज़र तो नहीं रखेगा इंडिया। तो इस तरह की बातें हुई और इस तरह के अड़ंगे पाकिस्तान की तरफ से हुए, तो ये संगठन नहीं चल पाया। और 2014 के बाद भारत ने भी इसको पुश करना बंद कर दिया। ये इसकी पहली वजह थी नहीं चल पाने की। दूसरी बात ये थी कि जो ये रीजनल फोरम था, इसका मकसद ये था कि रीजन में एक समृद्धि आए, एक शांति आए और एक जो आपसी मुद्दे हैं, जो दो देशों के, अलग अलग देशों के बीच मुद्दे हैं, उनका निपटारा हो। लेकिन इस संगठन में जो इस तरह के विवाद थे आपसी देशों के, उसको निपटाने का कोई मैकेनिज्म नहीं था। तो इसलिए जो सभी देश थे, उनका जो जोर संगठन के फोरम पे कम रहा और बायलैटरल संबंधों पे ज़्यादा रहा। मान लीजिए भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई मैटर है तो वो सार्क में नहीं आता था, वो भारत और बांग्लादेश को उसके लिए बायलैटरल मीटिंग करनी पड़ती थी। तो नतीजा ये हुआ कि जो बायलैटरल संबंधों पे देशों का फोकस ज़्यादा रहा और सार्क मंच का उपयोग करने पर फोकस कम रहा। ये भी इसकी फेलियर की एक वजह और है।
जैसा और दूसरा मैंने बताया कि आपसी विवादों के निपटारे के लिए कोई मैकेनिज्म इसमें था भी नहीं, इसलिए बायलैटरल संबंधों पर निर्भरता ज़्यादा रही। इसके अलावा रिसोर्सेज नहीं थे इसके पास, सार्क के पास जो कंट्रीब्यूशन देश करते थे संगठन को चलाने के लिए बहुत कम था, तो रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए किसी ज़रूरतमंद देश को इससे बहुत मदद नहीं हो पाती थी। ये भी एक उसका फेलियर का एक छोटा मोटा कारण रहा। तो इस प्रकार जो सार्क है, जो मेजर कारण उसका पाकिस्तान रहा, और इसलिए जब जयशंकर की मुलाकात हुई बांग्लादेश के विदेश मंत्री से, विदेश मंत्री तो नहीं है अभी, विदेश मामलों के सलाहकार कहेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर अंतरिम सरकार है, वहाँ पे कोई प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं, बाकी नीचे अलग अलग विभागों के सलाहकार हैं। तो भारत ने स्पष्ट कहा कि देखिए ये जो स्थिति है दक्षेश के नहीं चल पाने की, सीधे तौर पर पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता था और वो भारत से अपने संबंधों के चलते वो हर फोरम में जो अच्छे प्रयासों का विरोध करता है, इसलिए संगठन नहीं चल पाया। अब बांग्लादेश अगर इसे फिर से शुरू करना चाह रहा है तो एक तरह से ये पाकिस्तान का जो परोक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली बात है उसका समर्थन करने जैसा ही है। इसलिए बांग्लादेश को भारत ने खरी खरी कह दी कि हम इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसको फिर से रिवाइव करने में हमारा कोई प्लान नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश आखिर ऐसा क्यों चाहता है कि सार्क रिवाइव हो। देखिए, बांग्लादेश का सार्क को रिवाइव करने के पीछे मकसद कोई अच्छा मकसद नहीं है, ये एक्सपर्ट का मानना है। अगर भारत बांग्लादेश रिश्तों को सुधारना चाहता है तो एक बे ऑफ बंगाल कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक जिसे हम बोलते हैं, उसमें भारत भी है, बांग्लादेश भी है, और करीब करीब वो ज़्यादातर देश हैं जो सार्क में शामिल हैं, सिवाय एक इसमें म्यांमार नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। ये 3 देश नहीं है, बाकी बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये देश बिम्स्टेक में हैं। तो जो बांग्लादेश, अगर भारत की कोई बात होती, संबंधों की बात हो, कोई मुद्दों की बात होती, तो बांग्लादेश इस फोरम का इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश चाहता है कि सार्क को रिवाइव किया जाए। तो सार्क को रिवाइव करने से क्या होगा कि उसमें पाकिस्तान फिर एक्टिव हो जाएगा। तो पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा, जो भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान ऐसे फोरम में भारत रहे जिसमें पाकिस्तान भी एक्टिव रहे और फिर वो वही अड़ंगा भारत की योजनाओं पर या जो सार्क की योजनाओं पर लगाए। तो ये भारत की सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन बांग्लादेश ऐसा क्यों चाहता है? तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बांग्लादेश इस संगठन को रिवाइव करके पाकिस्तान के जरिए भारत की घेराबंदी करने के इच्छुक है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी तक जो शेख हसीना सरकार थी वो काफ़ी विकासोन्मुख सरकार थी, वो आगे डेवलपमेंट की बात करती थी और बांग्लादेश को विकसित बांग्लादेश बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ था। लेकिन जो अंतरिम सरकार आई है ये वहाँ पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है, और हाल के दिनों में हमने देखा कि जो ये अंतरिम सरकार है ये भारत से संबंध बिगाड़ रही है, जबकि भारत उनका सबसे नियरेस्ट पड़ोसी है। भारत ने बांग्लादेश का सृजन भी किया था और भारत बांग्लादेश को बहुत सारी मदद भी दे रहा है, विकास में सहयोग भी कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत बांग्लादेश भारत से संबंध बिगाड़ रहा है, भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है। पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ या आईएसआई के चीफ और बड़े अधिकारी पहली बार बांग्लादेश की यात्रा पर गए। अब वो कहते हैं कि हम, बांग्लादेश ये कहता है कि हम सीधी विमान सेवा ढाका और इस्लामाबाद के बीच में शुरू करेंगे। इसके अलावा जो इसका नौसैनिक अभ्यास होता है पाकिस्तान का, उसमें पहली बार बांग्लादेश की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं, नौसेना हिस्सा ले रही है। तो ये जो स्थिति है चिंताजनक है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी रिश्ते बढ़ा रहा है, अपनी प्रगाढ़ता बढ़ा रहा है, जो भारत के लिए भी चिंताजनक है और बांग्लादेश के लिए तो एक कदम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद को पोषित करने वाला देश है, एक तबाह उसकी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, वहाँ पर आतंकवाद की फैक्ट्री बनी हुई है। ऐसे में बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश की स्थिति बिगड़ी है जब से शेख हसीना सरकार वहाँ पर गिरी है, लेकिन बांग्लादेश कम से कम उस तरह की स्थिति बांग्लादेश की नहीं थी, उसकी अर्थव्यवस्था भी ठीक चल रही थी, उसका डेवलपमेंट भी ठीक हो रहा था और वो उस पर उस तरह के आरोप भी नहीं है कि वो बड़े पैमाने पर आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है, ये भी बांग्लादेश में नहीं है। हाँ, कट्टरपंथी की समस्या वहाँ पर थी, लेकिन अब वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में जो बांग्लादेश का ये प्रयास था कि वो भारत की मदद लेके सार्क को पुनर्जीवित करे और फिर पाकिस्तान के साथ एक ग्रुपिंग करके वो एक माहौल बनाए, इस संगठन में अपने को मजबूत करे, या एक से जो कूटनीति है उसमें भारत की घेराबंदी करे, इसको भारत ने खारिज कर दिया, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि हम इस संगठन में को पुनर्जीवित करने के इच्छुक कतई नहीं है। और उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने भी साफ कर दिया कि भाई सबको पता है कि सार्क क्यों बर्बाद हुआ, क्यों तबाह हुआ, किस देश की वजह से हुआ, और अगर कोई देश उसका समर्थन करता है
तो सीधी सी बात है, तो ये उस देश का समर्थन करना हुआ जिसकी वजह से सार्क आज खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो उसका अगर कोई समर्थन कर रहा है तो इसका मतलब है उस देश का समर्थन कर रहा है, उस देश की नीतियों का समर्थन कर रहा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली है। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका है। और भारत दक्षिण पूर्व एशिया में अपने को मजबूत करना चाहता है, और उस मजबूत करने के लिए भारत ने बिम्स्टेक फोरम को मजबूत करना शुरू कर दिया है, और वो बिम्स्टेक देशों के साथ लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। आसियान के साथ, आसियान के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने को मजबूत कर रहा है। इन दोनों संगठनों में रोचक बात है कि पाकिस्तान नहीं है, उसे अलग थलग कर दिया गया है। तो भारत अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने छोटे पड़ोसी देशों से संपर्क बढ़ाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बिम्स्टेक और आसियान पर फोकस बढ़ा रहा है, और काफ़ी अच्छा बढ़ा चुका है। काफ़ी अच्छा इन देशों के साथ भारत के संबंध हाल के करीब 20 वर्षों में बहुत अच्छे हो चुके हैं। और इससे ये भी स्पष्ट है कि अब दूर दूर तक सार्क के पुनर्जीवित होने की संभावनाएं नहीं है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।